वेलकम 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 बैक टू विन साइंस। और आज मैं आपका एडुकेटर स्वानंद यहाँ पे आ चुका हूँ। यू आर वॉचिंग विन साइंस। और आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्यों है और आज इतनी ज़्यादा एनर्जी भी क्यों है। बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आज मैं पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ आप लोगों को। और इस टॉपिक में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिकॉज ये टॉपिक हम मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पे आ चुके हैं कि ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, लेकिन ये एंडिंग वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। सो यू आर वॉचिंग विन साइंस और आज हम जानने वाले हैं एनर्जी। बिकॉज आज मैं भी थोड़ा सा एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो हमने इससे पहले तक क्या पढ़ा है वो हम जान लेते हैं और उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं। तो हमने इससे पहले तक वर्क के बारे में पढ़ लिया था, जो हमारा टॉपिक चालू हो चुका है वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो हमने वो वर्क के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया, ये निकाल लेता हूँ। तो हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने वर्क का एक फॉर्मूला भी पढ़ लिया और उसके बाद हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी एक दो कर लिए। वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। बिकॉज टॉपिक का दूसरा पार्ट जो है वो एनर्जी के बारे में है। तो एनर्जी आखिर होती क्या है, एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। हम बहुत ज़्यादा टाइम्स ये भी जान लेते हैं कि मतलब हम कह भी देते हैं कि मेरे में आज बहुत ज़्यादा एनर्जी है, या फिर हम ऐसा भी कह देते हैं कि ये करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होगा, या फिर ऐसे भी कहेंगे कि ये जो लड़का है ये तो इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, या फिर हम ऐसे भी कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लड़का है जो अभी मेरा वीडियो देख रहा है। तो ये एनर्जी का मतलब क्या है? तो ये हम एनर्जी से हम क्या समझते हैं? और हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की एनर्जी है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की एनर्जी है। और कौन कौन सी एनर्जीज है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई गाड़ी अगर चल रही है तो उसके इंजन में भी एनर्जी है। कोई गाड़ी मूव कर रही है तो वो भी एक एनर्जी के कारण ही मूव कर रही है। तो कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी मतलब एनर्जी यूज़ हो रही है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है या फिर एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ये भी देना चाहूँगा एनर्जी का, कि एनर्जी जो है ना, हम पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दूंगा कि एनर्जी किस तरीके से है और किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र भी होती है, या फिर एनर्जी एक्चुअली है क्या। जब कोई कहता है कोई तो एनर्जी से काम करो, तो वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। यू आर वॉचिंग विन साइंस। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो कोई बात नहीं, लाइक कर दो। आयुष नाम का कोई बच्चा था, उसने एक बहुत अच्छा सा कमेंट डाला था रिसेंटली, मुझे वो बहुत पसंद आया। थैंक यू आयुष। और आई एम ग्लैड कि आपकी हेल्प हो पाई मेरे लेक्चर्स से। सो यू आर वॉचिंग इन साइंस और हम अब जानने वाले हैं कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। ये कुछ ऐसी लाइन्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसे स्माइल कर दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया। अब इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर लिख लो या फिर टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लो, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है फ्यूचर में। तो ऑन दिस नोट हम चालू करेंगे। एक मिनट में एडजस्ट कर लूँ फॉन्ट। यस यस, चलो ठीक है। अब हम एनर्जी के बारे में जानने वाले हैं। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। अब इसका क्या मतलब है कि डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। तो देखो, हर जो चीज़ आप कर रहे हो ना, तो वो ऑब्वियसली एनर्जी के कारण ही हो रही है। और एनर्जी की डिमांड हमेशा के लिए बढ़ती ही आ रही है। हमारी गाड़ियाँ जो चल रही है वो भी एनर्जी के कारण ही चलती है। गाड़ियों का ही एग्जाम्पल क्यों ले हम, और भी कई सारी चीज़ें हैं।
जैसे रॉकेट्स हो गए या फिर एरोप्लेन्स हो गए। एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके लिए भी फ्यूल इंपॉर्टेंट होता है ना। फ्यूल से हमें एनर्जी ही मिलती है इनडायरेक्टली। तो इसलिए जिस तरीके से एरोप्लेन्स ज़्यादा उड़ रहे हैं या फिर ट्रेन्स ज़्यादा चल रही है या फिर बसेस ज़्यादा भाग रही है, आप लोग गाड़ी ले रहे हो, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, सभी लोग गाड़ी ले रहे हैं, और इसका एक बहुत ज़्यादा निगेटिव फैक्टर क्या हो रहा है ना कि हमारी जो एनर्जी कंज्यूम करने की जो लिमिट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुछ ये यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज अगर एनर्जी होगी ही नहीं तो हम ऑब्वियसली जी ही नहीं सकेंगे, बिकॉज हमारी बॉडी को भी चलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी जरूरी होती है। तो द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। तो सूरज देवता है हमारे, दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नाउ। अब आप कहोगे नहीं सर, हमारी गाड़ी सोलर से नहीं चलती, हमारी गाड़ी तो फ्यूल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। तो सर आप कैसे कह सकते हो कि सन इज द बिगेस्ट सोर्स? देखो, कुछ साल पहले हमारा फ्यूल जो है ना पेट्रोल, वो पेट्रोलियम से बनता है। और पेट्रोलियम जो है ना वो कई साल पहले जब कोई बाढ़ या फिर सुनामी आई होगी और जब पानी के नीचे डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स जब सड़ गए होंगे ना, तो तब हाइड्रोकार्बन्स बने होंगे। और हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे प्लांट्स ही जरूरी थे या फिर एनिमल्स। और हमें बहुत ज़्यादा सन से, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मेनी ऑफ आर एनर्जी रिसोर्सेस आर derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atoms. देखो, अब हम जाते हैं थोड़ा सा एटम के बीच में। तो ये देखो, ये हो गया एक एटम, उसके बीच में ये हो गया न्यूक्लियस। तो हमें इससे भी एनर्जी मिल सकती है। यस, न्यूक्लियस जो होता है ना, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। आपने कभी हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पढ़ा है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर वॉर? तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है ना वो एक चेन रिएक्शन के कारण होता है। तो क्या होता है, एक एटम से निकले हुए 3 एनर्जी के गोले जिन्हें हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं, वो आगे वाले 3 गोलों से जाके टकराते हैं और इनसे फिर से एनर्जी और कई सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और वो कई सारे अलग अलग एटम्स को हिट करते हैं और ये चेन रिएक्शन बढ़ता 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 जाता है और एक एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिल जाता है जो शायद एक पूरा का पूरा शहर तबाह कर दे। तो ये जो होता है वो न्यूक्लिया ऑफ एटम है ना, तो उससे हमें मिलता है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी जो होती है ना, हमारी धरती माँ, तो उसके बीच में अंदर आप जैसे जैसे जाओगे ना तो वहां पे आपको लावा मिलेगा। दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप कहोगे सर मुझे तो कोई जरूरी नहीं लग रहा कि सोर्स ऑफ एनर्जी ये होगा। देखो, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है ना, अगर ये लावा नहीं होता ना तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जिस तरीके से मून का बहुत कम टेम्परेचर होता है, इतना कम कि शायद -150 के आसपास होता है, जहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। तो अर्थ का लावा ही है जो हमें अलाइव रख रहा है, बिकॉज वो अर्थ के सरफेस को नीचे से तपा देता है ताकि ऊपर तक टेम्परेचर कम होता जाए और एक लिवेबल टेम्परेचर हमें मिल सके। और टाइड्स जो होती है ना वो भी एक एनर्जी का काम करती है। अब टाइड्स कैसे एनर्जी का काम करती है? देखो, हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती है ना, उनके हेल्प से यूके में शायद एक ऐसा प्लांट बना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। तो ऑब्वियसली टाइड्स में एनर्जी है, इसीलिए तो वो पूरे के पूरे टरबाइन को, मतलब एक ऐसे गोल 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 होता है, उसको एक फैन को घुमा रही है और वो फैन हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो कुछ इस तरीके से टाइड्स में भी एनर्जी हमें मिल जाती है। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज इन आर डेली लाइफ। मेरे में एनर्जी नहीं है, मुझे थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोविटा खा लो, ग्लूकॉन डी पी लो, एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी। बट इन द साइंस वी गिव इट अ डिफिनिट एंड अ प्रिसाइज मीनिंग। तो वो एनर्जी और ये एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये जो एनर्जी की हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस में, वो थोड़ी सी अलग होगी हमारी जो डेली लाइफ में, एडवर्टीजमेंट्स में, यहाँ वहाँ जो हम एनर्जी का यूज़ करते हैं उससे। तो साइंस में हर चीज़ को एक डेफिनेशन से देखा जाता है, एक
लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ चलो ऐसा होगा इसलिए ये मान लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अजम्पशंस नहीं, हम एक डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग ले लेंगे एनर्जी का। एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू द सर्टन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। You must have seen that when raised hammer falls on the nail placed on the piece of wood, it drives the nail into the wood. अब देखो, ऑब्जेक्ट जब आप किसी हाइट पे ले जाओगे ना तो उसके अंदर आ जाती है एनर्जी। बेस्ट एग्जांपल सर, देखो जब आप कोई हैमर लोगे और उसको हवा में से उठाओगे तो वो उठेगा ना तो भी उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तभी तो आप जब उसे नीचे लाओगे तो एक जो कीला होता है तो वो वुड के अंदर चला जाता है। तो कुछ इस तरीके का वुड होगा, देखो आप देख सकते हो। आई होप जब हैमर ऊपर जाता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और जब हैमर ऐसे लग जाता है तो वो नीचे 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 धंसता हुआ कीला नीचे धंस जाता है। तो सिर्फ उठाने से भी एनर्जी मिल जाती है। तो वो किस तरीके की एनर्जी होगी, अब आपके दिमाग में वो सवाल आ रहे होंगे, थोड़ा देर को हम जान लेंगे। When a balloon is lifted with air and we press it once, it changes its shape. देखो जब आप कोई बलून लोगे और उसको आप दबाओगे ना तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। As long as we press it gently, it can come back to its original shape. जब तक आप उसे एक लिमिट में दबा रहे हो ना तब तक वो अपना शेप फिर से रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर आपने जोर से दबा दिया, इट कैन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्टिंग साउंड। देखो तो बलून के अंदर भी एक एनर्जी होती है। जब आप उसे जोर से दबाते हो तो एनर्जी कई हद तक रबर के अंदर स्ट्रेच होकर या फिर थोड़ा सा हवा के फॉर्म में वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर आपने बहुत जोर से दबा दिया ना तो वो एनर्जी कहीं पे एस्केप नहीं कर सकती, तो वो साउंड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। In all these examples, the object acquires through different means the capability of doing work. तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि वेरियस वेज है जिनके मतलब कई सारे वेज है जिनके थ्रू ये ऑब्जेक्ट मतलब वर्क कर रहे हैं। तो मतलब एनर्जी कई सारे फॉर्म्स में होगी, इसका मतलब यही होता है। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा जो वर्क कर रहा है ना तो उसके अंदर ऑब्वियसली एनर्जी होगी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, समझ लो आप लोगों को 4-5 दिन के लिए भूखा रखा गया तो आपसे काम नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। सर ये क्या बता दिया, मैं बता देता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा काम करोगे ना तो आपसे एनर्जी निकल जाएगी, लेकिन जब आप जिस चीज़ पर काम करोगे ना उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने आपका फ़ोन टेबल से नीचे लेकर कपबोर्ड पे रख दिया तो क्या होता है, अब वो वाली कौन सी एनर्जी है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा उस फोन के अंदर या फिर जो भी चीज़ आप नीचे से ऊपर उठा के रख दोगे ना तो उसके अंदर कुछ हद तक एक एनर्जी आ जाएगी, और वो जो एनर्जी उसके अंदर आने वाली है ना वो एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन एनर्जी बढ़ जाती है। तो फोन की एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन आपकी एनर्जी तो कम होगी। तो कुछ यही बताया गया है। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क। एन ऑब्जेक्ट, अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से काम कर सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो किस तरीके से काम कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। तो वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगा सकता है। व्हेन दिस हैपन्स द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर। अब ये फॉर्मर टू द लेटर ये मैं बता देना चाहूँगा। फॉर्मर मतलब पीछे वाला, लेटर मतलब आगे वाला। तो जब एक मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये लो, जब चलो मान लेते हैं ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला इसके पास एनर्जी है, तो जब ये एनर्जी से इसको मारेगा ना तो इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है।
और फॉर्मर मतलब ये वाला, लेटर मतलब ये वाला, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। द सेकेंड ऑब्जेक्ट मे मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। देखो हिल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब क्या, जिसके पास एनर्जी होती है उसके पास कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। जिसके पास एनर्जी होती है उसके पास बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है, वो बहुत सारे काम कर सकता है। ये सबसे सिंपल बताना चाहूँगा। एनर्जी कुछ हद तक करेंसी की तरह होती है। हमारे बॉडी के अंदर भी एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, और उनका नाम प्यार से हम एटीपी रख देते हैं। वो आपके बायोलॉजी के सर यानी कि मैं आपको आगे के टॉपिक्स में पढ़ा दूंगा, शायद 10th में भी है एटीपी के बारे में। तो ये कुछ करेंसी की तरह ही फॉर्म करती है हमारे बॉडी में। उसी तरीके से एनर्जी रियल लाइफ में भी एक करेंसी की तरह ही काम करती है। आप एनर्जी दे सकते हो जिस तरीके से आप पैसे दे सकते हो, आप एनर्जी ले सकते हो जिस तरीके से आप पैसे ले सकते हो, आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हो जिस तरीके से आप पैसे देकर कोई चीज़ ले सकते हो। तो इस तरीके से कुछ एनर्जी का काम है हमारे रियल लाइफ में। एक और बात, हम एनर्जी डिफिशिएंट भी हो सकते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दी तो हम एनर्जी डिफिशिएंट हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब कि एनर्जी डिफिशिएंट मतलब क्या हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं बचती जिससे हम फंक्शन कर सके। तो वो हो गया। अब आगे जान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हो। सिंपल। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किस चीज़ में कितनी एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन ज़्यादा काम कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये ले लो। ये हमारा बॉडी बिल्डर और ये हड्डी पसली हड्डी। इसके पास 100 एनर्जी है, इसके पास सिर्फ 10 एनर्जी है। कौन ज़्यादा टाइम के लिए कोई भी काम कर सकेगा? ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा काम कर सकेगा। तो हम किस में ज़्यादा एनर्जी है ये हम इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। द यूनिट ऑफ एनर्जी देयरफॉर इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। देखो हमने क्या किया है, एनर्जी और वर्क को एक बहुत ज़्यादा सिमिलर फॉर्म माना है, इसलिए इन दोनों का यूनिट जो है वो भी सेम होगा। तो हमने वर्क का यूनिट क्या निकाला है, न्यूटन मीटर। मतलब क्या, जूल। तो जूल्स ही यूनिट एनर्जी का भी है। और एक यूनिट होता है जिसका नाम है कैलोरीज, लेकिन वो आपको आगे आ जाएगा। लेकिन वो है जूल। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। Sometimes a larger unit of energy called kilojoules is used. देखो इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको 1 जूल ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? 1 जूल ऑफ एनर्जी। लेकिन तब आपको 1 जूल का मतलब तब आपको एनर्जी ही मालूम नहीं था। अब आपको एनर्जी का थोड़ा सा आइडिया लग चुका है, तो अब हम एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखो तब मुझे 1 जूल वो भी बताने को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज आपको एनर्जी नहीं पता थी, मैंने एनर्जी का नाम भी नहीं लिया था। अब हम एनर्जी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं, तो अब हम जान लेंगे कि एनर्जी आखिरकार है क्या। तो देखो कई साल पुरानी स्टोरी नहीं है। 1 जूल ऑफ वर्क मतलब क्या कि 1 न्यूटन फोर्स से 1 जूल ऑफ वर्क मतलब इतनी एनर्जी जो 1 kg ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक मूव कर सके 1 न्यूटन फोर्स से, उसे हम 1 जूल ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। या फिर एक किलो का ऑब्जेक्ट जब 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे वो भी 1 न्यूटन फोर्स से, तो तब जितनी एनर्जी यूज होगी उसे हम कहेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है, लेकिन वो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती। तो देखो
जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करवाओ, तब जितनी एनर्जी खर्च होगी या फिर तब जितनी एनर्जी यूज होगी वो 1 जूल ऑफ एनर्जी कहलाती है। समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बार, एक गिवन ऑब्जेक्ट को आप 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करवाओगे तो तब जितनी एनर्जी यूज होगी उतनी एनर्जी को हम कहेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी। अब देखो 1 जूल ऑफ एनर्जी बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे? अब देखो 1 रुपया बहुत ज़्यादा सिंपल अमाउंट होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 100 रुपये ले लेते हैं, और अगर बड़ी चीज़ खरीदनी हो तो सीधे 1000 यूनिट ले लेते हैं। उस तरीके से 1 जूल बहुत छोटा अमाउंट है, तो हम 1000 जूल ले लेते हैं और उसको हम कह देते हैं 1 किलो जूल। 1 ग्राम जो होता है ना, वो भी 1 ग्राम बहुत छोटा होता है, इसलिए हम 1000 ग्राम का एक यूनिट ले लेते हैं जिसको हम 1 किलोग्राम कहते हैं। किलो मतलब 1000, तो हम उसको 1 किलो जूल में भी काउंट कर सकते हैं। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। कॉमन सेंस अगेन, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो देखो अब तक हमने बेसिक जान लिया कि भाई एनर्जी क्या है, एनर्जी किस तरीके से फंक्शन करती है, एनर्जी आखिरकार कहाँ पे स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि कई टाइप्स की एनर्जी होती है। यस, सिर्फ एक टाइप की एनर्जी नहीं होती, कई टाइप्स की एनर्जी होती है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। लेकिन हम एक छोटा सा बिट आगे जाके कुछ और अलग अलग इंटरेस्टिंग एनर्जीज के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो 11th में जाके या फिर 10th में जाके, सर ये क्या पढ़ा दिया, ये तो हमें 9th में नहीं पढ़ाया था। तो इसलिए हम थोड़ा जानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, फॉर्म्स ऑफ लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम लकी है कि हमारे वर्ल्ड में ना एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो अब जैसी एनर्जी जिस तरीके से एग्जिस्ट करती है वो मैं बता दूंगा। देखो आपको अर्थ नीचे पुल कर रहा है, तो वो भी एक टाइप की एनर्जी है। आपके किचन में केमिकल्स ऐड हो रहे हैं और उनसे आपको स्वादिष्ट पकवान मिल रहे हैं, या फिर आपकी केमिस्ट्री लैब में तो ओरिजिनल केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं और आपको रंगी बिरंगी सॉल्यूशंस मिल रही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती होगी। या फिर आपकी गाड़ी चल रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती होगी। आप माउंटेन चढ़ रहे हो तो आप में भी कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही होगी, और आप माउंटेन से फास्ट नीचे आते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होगी। तो वो कुछ फॉर्म्स की एनर्जी जो है वो कैसी है और वो क्यों है और वो किस तरीके से है, वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें आती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जिसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी, जी हाँ यार, ये बहुत अच्छा एग्जांपल। आपने कॉफ़ी का मग लेके पापा के लिए रख दिया, लेकिन पापा कुछ काम में है, तो पापा क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तब तक कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। तो तब कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है कॉफ़ी से, तो वो होती है हीट एनर्जी। और एक एनर्जी के बारे में जानेंगे, केमिकल एनर्जी। और एक एनर्जी के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे हाँ, बटन दबाते ही फैन शुरू हो गया, फैन को चलाने को भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम ये जानेंगे। लाइट एनर्जी, सर ये लाइट कहाँ से एनर्जी बन गई? अरे सूरज से जो आ रहा है वो भी लाइट ही है ना, वही तो प्लैनेट्स ले रहे हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज के टाइप्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप्स है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी टाइप्स है। हम थोड़ा जान लेंगे कि एक्स्ट्रा वाला भी टाइप होता है जिसको हम ग्रेविटी वाला कहेंगे, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी। और एटम्स से भी एनर्जी आती है, तो हम उसे कहेंगे एटॉमिक एनर्जी। लेकिन उसको एक दूसरा नाम है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, वो शायद 11th वालों को पता होगा, लेकिन हम उसे क्या कहें, एटॉमिक एनर्जी कह लेते हैं। चलो,
अगेन ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन चलो मैंने तो आपको बता दिया ताकि आप फ्लेक्स कर सको। हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। काइनेटिक वर्ड का मीनिंग क्या है? मूविंग। तो वो एनर्जी जो मूवमेंट कॉज करे या फिर वो एनर्जी जो मूवमेंट से बने उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। मूविंग ऑब्जेक्ट ही वर्क करती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। यस, अगर एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों सेम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो ये ज़्यादा काम करके आएगा, ये सिर्फ एक ही राउंड लगा के आएगा। अ मूविंग बुलेट blowing wind, rotating wheel, a speeding stone can do work। देखो ये वर्क ही कर रहे हैं, इसलिए तो ये मूव कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे। हाउ डज द बुलेट पियर्स द टारगेट? आपने कभी बुलेट देखी होगी पिक्चर्स में वगैरह, तो वो टारगेट के आर पार चली जाती है, तो उनमें भी कुछ एनर्जी होगी। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल? तो ऑब्वियसली विंड के अंदर भी एनर्जी होगी। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है और उसे हम प्यार से काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको आपकी स्कूल की बस जाती हुई दिखे, कोई लड़का कोई लड़की जाती हुई दिखे, तो हमें क्या कहना है? काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी जा रही है। कोई रिक्शा वाला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी जा रही है। आपको कोई एरोप्लेन दिख गया, वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ही है। तो कुछ इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी है। अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, flowing water, blowing wind, a running athletic, etc. possess kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. Motion के कारण जो एनर्जी पोजेस होती है वो। The kinetic energy of object increases with its speed. तो जिस तरीके से आप स्पीड बढ़ाओगे ना, उस तरीके से आपके जो भी मास है जो ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? The kinetic energy of the body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. तो ये बहुत ज़्यादा important लाइन है। The kinetic energy of the body moving with a certain velocity is equal to, तो kinetic energy is equal to the work done on it, ताकि वो एक वेलोसिटी एक्वायर कर सके। तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसको ऐसे जाने के लिए, मतलब स्पीड से जाने के लिए जो आप एनर्जी दोगे ना, जो आप उस पर वर्क करोगे ना, तो वही वर्क जो एक वेलोसिटी लाने तक सीमित है, तो हम उस वर्क को कहने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ ये बताया गया है। तो डेफिनेशन के साथ हमें एक फॉर्मूला भी मिल जाता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ, मतलब 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। आराम से लिख के दूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो कुछ ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस के बाद जो फॉर्मूला है तो वो ये है। अब इसका एक बहुत अच्छा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आपने लास्ट क्लास में मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, P इज इक्वल टू mv, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 1/2 इंटू mv इंटू वी। यस, तो ये mv जो है वो p है। तो आपको अगर कोई आ ही जाए क्वेश्चन, तो आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो 1/2 इंटू पी इंटू वी, ये बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। देखो ये बहुत ज़्यादा आगे का है, लेकिन आपने पढ़ रखा है, तो सिंस आपने पढ़ रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म, क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो ले लेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 15 kg
is moving with uniform velocity u is equal to 4 meters per second. तो what is kinetic energy possessed by the object? तो kinetic energy is equal to 1/2 mv स्क्वायर। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो 15 किलो का है और ये 4 की स्पीड से भाग रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 इंटू मास कितना है 15 इंटू इसका जो है वेलोसिटी कितना है 4 इंटू 4। तो देखो ये आ जाता है 2, 15 टू ज़ा 30, 34 ज़ा 12, 120। आंसर ये आ जाएगा आपको। The energy gets stored due to the work done on the object. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. देखो सर ये लाइन थोड़ा बता दो, बहुत फास्ट हो गया। बच्चों यू आर वॉचिंग विन साइंस और हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी ये भी एक एनर्जी है जो तब आती है काम में जब आप वर्क करो और वेलोसिटी चेंज ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप वर्क करो लेकिन वेलोसिटी चेंज ना हो तो क्या बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पावर कट्स, नेवर माइंड। द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे ना तो एनर्जी जो है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अगर एनर्जी का यूज नहीं हुआ वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करने को, अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर होती हुई आपको दिख जाएगी। जब आप रबर बैंड ऐसे स्ट्रेच करके रखोगे तो तब भी आप वेलोसिटी तो नहीं बढ़ा रहे, स्पीड भी नहीं बढ़ा रहे, तो क्या स्टोर हो रहा है? तो वो हो रहा है रबर बैंड के अंदर स्टोर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बैंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप कोई शॉक एब्जॉर्बर लोगे ना तो जब वो दबेगा ऐसे प्रेस होगा तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है एट अ मोमेंट, या फिर स्प्रिंग ऐसे प्रेस करो या फिर पेन का नीचे वाला, तो उसके अंदर स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एनर्जी प्रेजेंट बाय द वर्च्यू ऑफ पोजिशन और द कॉन्फिगरेशन। अब ये पोजिशन या फिर कॉन्फिगरेशन, इन दोनों, अब कॉन्फिगरेशन मतलब क्या? उसकी पोजीशन किसी प्लेन में, प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब किसी प्लेन में उसकी पोजीशन कैसी, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। अब देखो ये ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर ये ऐसा होगा तो भी उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। अगर ये ऐसा होगा तो थोड़ा सा और चेंज आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। अगर ऐसा होगा तो भी चेंज आ जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन से या फिर ये कॉन्फिगरेशन से और पोजीशन, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आ जाता है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ से यहाँ रख दोगे ना तो एक चेंज आने वाला है एनर्जी में, और वो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो जब आप यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज होने वाली है, और कोई एनर्जी चेंज नहीं होने वाली, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज होने वाली है। थैंक यू सर, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिया आपने, आप तो बहुत अच्छा हो। An object increases its energy when raised through a height। देखो हाइट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। This is because work is done against the gravity। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, मेरे रूम में तो नीचे ही होगी ना ग्रेविटी, ऊपर कैसे होगी? तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, लेकिन आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हो, इसी वजह से इस पे वर्क हो रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर आ जाती है एनर्जी। एनर्जी प्रेजेंट इन सच ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके जब किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी भराओगे या फिर फिल करोगे, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ से यहाँ ऊपर ले जाओगे ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये कई एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ज़रूर इसके अराउंड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके टीचर सीधा पूछ सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता, तो आप क्या करोगे? तब आप कहोगे द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी टू रेज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो तब जो एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। द ग्रेविटेशनल, अब ये डेफिनेशन ले लो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये आपका ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हाइट पे जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन raising, above the ground is defined as the work done in raising from the ground to that point against the gravity। अब देखो, अगर आप स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ लोगे ना तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे, बिकॉज स्पेस में कहाँ ग्रेविटी होती है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करके, व्हेन वी वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो तब जब आप इसको ऐसे यहाँ पे ले जाओगे ना तो तब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है, उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ ईजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो देखो, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तब जो है यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आने वाली है। An object of mass m, let it raise through the height h, ये r है, b गलती से हो गया, raise through the height h from the ground, the force required to do this, the minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object। अब देखो, एक वेट से ही तो नीचे आ रही है, mg देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको नीचे mg अपना वेट ही है, तो कम से कम एनर्जी जिसके मदद से ये ऊपर रह सके तो वो होगा इसके एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब इसका वेट। तो कम से कम वेट जितनी एनर्जी हमें लगानी चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट ऊपर लिफ्ट हो सके। द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, तो जितना उसके ऊपर काम होगा ना उतना ही वो हाइट गेन करते जाएगा। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट गेन अगेंस्ट द ग्रेविटी बी डब्ल्यू, दैट इज, देखो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जितना हाइट बढ़ रहा है उससे लेकर हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इससे हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है W इज इक्वल टू mgh। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। mgh कहाँ से आप ढूंढोगे? mgh, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जी आप 10 या फिर 9.8 लोगे और हाइट 99% नहीं 100% दी जाएगी, या फिर आपको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे और आपको कहेंगे कि हाइट निकालो। तो आपको ये आ जाना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो हम सारे के सारे फॉर्मूलाज की यहाँ पे छोटी सी समरी कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। दूसरा फॉर्मूला वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। और तीसरा फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दीज वर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। हाँ, ये वही है, इन्होंने ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दे रखा है। तो इट इज़ यूजफुल टू नो दैट द वर्क डन बाय द gravity depends on the difference in vertical height of the initial and the final position of the object and not on the path along which the object is moved। तो जो एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो इस पे नहीं डिपेंड करेगी कि आप किस रास्ते से उसे h हाइट पे लेके गए हो,
वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप कितने हाइट पे गए हो। तो पहला वाला पोजीशन और एंडिंग वाला पोजीशन जितना होगा ना, वही मैटर करता है। चाहे आप ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 लेके जाओ, या फिर चाहे आप ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाओ, ऐसे 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 लेके इस हाइट तक, और ऐसे ऐसे लेके इस हाइट तक, या फिर ऐसे इस हाइट तक, तो वो पाथ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, कितना ज़्यादा हाइट तक ले गया है। तो आप ऐसे ऐसे जाओ, या फिर आप इस h हाइट तक सीधे जाओ, या फिर आप इस h हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन सारों की ABC की पोटेंशियल एनर्जी सेम आने वाली है, बिकॉज फॉर्मूला है mgh। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ h ही मैटर करता है। इसीलिए where a block is raised from position A to B by taking into two different paths, हाँ वही जो पाथ, अगर आप जो चाहिए वो ले लो, तभी भी आपका वर्क डन तो W इज इक्वल टू mgh ही आने वाला है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो पाथ 2 और पाथ 1 आप देख सकते हो, पाथ 1 पाथ 2। तो आप ऐसे लेके जाओ या फिर ऐसे ऐसे लेके जाओ, आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का, द फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन, जब ये हाइट 6 मीटर ऊपर लेके जाए, इसका वेट है 10 kg, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आगे मास है 10, ग्रेविटी है 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 9.8 ली गई है, लेकिन कोई नहीं, हम 10 ले लेंगे, इनटू हाइट 6 मीटर, तो आंसर आ जाता है 600 जूल्स। दिस इज द आंसर। बच्चों, वेरियस एनर्जी फॉर्म्स आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल। तो क्या एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम किसी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये अगर आपको जानना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर वो आपको जानना है तो आपको इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो अगर आर एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा खींच गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। आपको एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।